नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा के दौरान बांदा में जनता से सवाल किया है कि योगी सरकार चाहिए या योगी सरकार। उन्होंने कहा कि जो लैपटॉप चला नहीं सकते वो दे भी नहीं सकते हैं। प्रदेश की सरकार ने नफरत फैलाई और बर्बादी की है और लूट की है। झूठे सपने दिखाने वालों को जनता बाहर का रास्ता दिखाए। उनका विकास तो सिर्फ नाम बदलने में हुआ है। वहीं अखिलेश यादव ने इन तमाम सारी बातों को कहा और वहीं पर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी, प्रभु श्री राम और धर्म अलग अलग नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तीखे अंदाज में अपने भाषण दिए और इस दौरान उन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों को जमकर कोसा। सीएम योगी ने आगे कहा कि तत्कालीन सरकारें सेकुलर होने का दिखावा कर रही थीं, भारत और भारतीय से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रही थी। तब महर्षि महेश के समक्ष भारत की बात को पूरी दृढ़ता के साथ रखने का साहस किया और उनका कार्य उस कालखंड के लिए अद्भुत था और वर्तमान के लिए अभिनंदनीय है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या बीजेपी और सपा का जुबानी जंग होगा, क्योंकि बीजेपी विजय रथ पर सवार है और सपा भी विजय रथ लेकर निकल चुकी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विष्णु के एक महत्वपूर्ण अवतार भी हैं, जिन्होंने इसी अयोध्या में जन्म लेकर के भारत के अंदर और विश्व मानवता के लिए एक मनुष्य को सम विषम परिस्थितियों में मर्यादा का पालन करते हुए कैसे आचरण करना चाहिए, ये सभी कुछ जिन्होंने स्वयं के मानवीय चरित्र के माध्यम से संपूर्ण मानवता के सामने जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। अयोध्या उनकी स्वयं की जन्मभूमि भी है। कौन है जो अयोध्या की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न करता हो। और हरेक व्यक्ति अयोध्या की इस परंपरा के साथ जोड़ना चाहता है। दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कई देशों से रामलीलाओं को बुलाया था, जिन देशों में रामलीला का मंचन होता है। और उन लोगों को यहां पर जब बुलाया था तो इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश है। उसमें जितने भी पात्र थे सभी मुस्लिम थे। तो मैंने बाहर के देशों से आने वाले रामायण के जितने भी पात्र थे इनको मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में बुलाया था। उनसे पूछा इस बात को लेकर के, मैंने कहा भी आप सब रामायण के उससे जुड़े हुए हैं, आप केवल एक कलाकार हैं और कलाकार के रूप में आप इस कार्यक्रम को करते हैं या केवल आपकी भावना भी इस रूप में है। उन्होंने कहा नहीं, हम केवल कलाकार नहीं हैं, राम के साथ हमारा आत्मीय संबंध है। और जब हमें आमंत्रण मिला था अयोध्या का तो हम लोगों ने उस समय इस बात को कहा था कि साहब अयोध्या में चाहे हमें जैसे भी जाना होगा हम जाएंगे जरूर। अयोध्या ना हमारे लिए गौरव की बात है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा साहब देखिए, अयोध्या राम ये हमारे लिए कोई एक नाट्य मंचन नहीं है। राम हमारी भी आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे भी पूर्वज हैं। हमारे पूर्वजों ने किसी कालखंड में किसी पीढ़ी ने अपनी उपासना विधि बदली होगी। उपासना विधि बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते हैं और इसलिए राम हमारे भी पूर्वज हैं। राम के प्रति हमारे मन में भी वही श्रद्धा, वही आस्था का
और इंडिया न्यूज यादव से बातचीत की है। इस दौरान अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको हम सुनवाते हैं। बुंदेलखंड पुकारता नहीं चाहिए भाजपा सरकार। मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव मौजूद है। सबसे पहले जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। बुंदेलखंड की यही पुकार नहीं चाहिए भाजपा और डबल इंजन की सरकार आते आते बुंदेलखंड में उनके इंजन फेल हो गए। जिस तरह किसान ने आत्महत्या की है, मजदूरों को काम नहीं मिला, नौकरी और रोजगार है नहीं और लगातार सरकार महंगाई बढ़ा रही है। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब देने हैं। बुंदेलखंड ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को किया। लोकसभा आज उनके सब हैं, सभी विधायक उन्हीं पार्टी के हैं। जिन लोगों को इतना समर्थन मिला हो, इस बार बुंदेलखंड की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, इनके हाथ खाली होंगे। पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होगा। लेकिन थोड़े विजुअल पे दिखाइए कि किस तरीके से अखिलेश यादव को यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। ये अखिलेश ये बताइए कि एक क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार, क्योंकि आप 400 का दावा कर रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब भी है। अखिलेश जी क्या लगता है अब इस बार किसकी सरकार, क्योंकि जन समर्थन मिल रहा है, 400 की पार आप दावा कर रहे हैं, लग रहा है कि अगली मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होने वाले हैं राज्य की? जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और समाजवादी पार्टी के साथ जो अलायंस है उनको समर्थन करेगी, समर्थन देगी। इसलिए समर्थन देगी कि समाजवादी पार्टी का काम देखा है, उन्होंने काम देखा है। ये जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस सेवा जो कोविड में लोगों की मदद करती रही, पुलिस के लिए आधुनिक और सबसे अच्छी व्यवस्था देने का काम 100 नंबर समाजवादी सरकार ने दिया था। अस्पताल बन रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे थे, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा था, बिजली का उत्पादन बढ़ा था। आज जनता को बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। आज महंगाई के कारण किसान खाद नहीं ले पा रहा है, कीटनाशक दवाइयां नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रहा। तो ये तमाम नाकामी जो सरकार की है, जो जनता देख रही है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे और जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का है उसको समर्थन मिलेगा। लगता है भाजपा हिंदुत्व पे खेलती है, क्योंकि अभी डिप्टी सीएम साहब ने जो ट्वीट करा है कि अयोध्या जो है वो हमारा है, काशी हमारा है और मथुरा को लेकर अभी इस बार जो है हमारी बानी है। जितने भगवान है वो सबके हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान तुम्हारे, ये कोई नहीं कर सकता। जो ये बात करता है उससे छोटा इंसान कोई नहीं हो सकता। भगवान सबके हैं। आज अगर ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये हार अपनी स्वीकार कर चुके हैं। इन्हें अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए कि इन्होंने कितने नौजवानों को नौकरी दी, कितनों को रोजगार दिया है, किसान की आय कब दोगुनी होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 20 लाख बच्चे जो एग्जाम के लिए आए थे टीटी और उनका पेपर लीक हो गया। ये सरकार वो है जो परीक्षा कैंसिल करती है या पेपर लीक जानबूझ के कराती है, क्योंकि इन्हें नौकरी और रोजगार नहीं देना है, इसलिए परीक्षा को कैंसिल करते हैं, पेपर लीक कराते हैं। समय की कमी। एक आखिरी सवाल, आप प्रमुख दलों से जिस तरीके से गठबंधन कर रहे हैं, ओवैसी साहब की बारे में क्या विचार है? सोचेंगे गठबंधन नहीं करेंगे? जितने गठबंधन होने थे लगभग गठबंधन हो गए। कुछ क्षेत्रीय दलों को और साथ लाएंगे। जहाँ तक सवाल आप जिस दल का दे रहे हैं, शायद उस दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। सच्चा का क्या होगा? उनको साथ ला रहे हैं, उनको साथ ले आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव मौजूद है और वो जिस तरीके से बताते हैं कि इस बार है वो सपा सरकार आ सकती है, क्योंकि लगातार भाजपा को वो लेकर गरियाते रहते हैं
कि भाजपा सरकार किस तरीके से देश के अंदर बेरोजगारी फैला रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ दोषी मंडोला, बांदा। तो चले कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा दूं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय हैं। अभिषेक जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी। कुलभूषण जी आपका स्वागत है। और बीजेपी से प्रवक्ता है डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा। कौशलकांत मिश्रा जी आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है अनिरुद्ध प्रताप सिंह। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी आपका स्वागत है। और अनीता मिश्रा हमारे साथ पीएसपीएल से प्रवक्ता हैं। अनीता मिश्रा जी आपका स्वागत है। शुरुआत हम कौशलकांत मिश्रा जी आप ही के साथ कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भगवान में तेरा मेरा कैसा सर, भगवान तो सबके हैं, अगर आपको बात करनी है तो विकास पर बात करिए ना। कौशलकांत जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए डॉक्टर अभिषेक राय आपके पास में आ रहा हूं। अगर विकास पर बात करनी है तो काम बोलता है का नारा आप लोगों का पिछली बार था, तो फिर काम क्यों नहीं बोला सर? जनता ने क्यों काम को स्वीकारा नहीं, जो अखिलेश यादव अब भी ये कह रहे हैं कि जनता ने काम को देखा है? डॉक्टर अभिषेक राय। ये बहुत सीधी सी बात है। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में एक नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग का जी, तो जनता ने उनको भी नकार दिया था। जनता ने, जैसे कहते हैं ना, झूठ और जुमले की जो ये सरकार थी, जो इनका 2017 का संकल्प पत्र था जी, जनता ने इनके छम्म पे जो इन्होंने छम रचा उस पे जनता ने विश्वास कर लिया। जनता को अब समझ में आ गया कि किसके साथ जाना है जी। ये 5 ऐसे काम नहीं गिना पाएंगे जिसका इन्होंने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। महंगाई 2014 में डायन होती थी, आज इनकी बुआ बन के बैठी, उस पर ये बात नहीं कर पाएंगे जी। इन्हें पता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, पंजाब में सुपड़ा साफ हो रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानून वापस ले लिए, जिसके ऊपर उन्होंने देश से और किसानों से माफी मांगी। मैं आज पूछना चाहता हूँ, आज की उत्तर प्रदेश की अराजकता आप देखें, चाहे प्रयागराज की घटना देख ले, चाहे आजमगढ़ की घटना देख ले, चाहे वाराणसी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है वहां देख ले, 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। तो ये कहने वाली बातें हैं। अजय मिश्रा टेनी जी बगल में खड़े होते हैं और गृह मंत्री जी ढूंढ रहे होते हैं अपराधी कहाँ हैं। जो आदमी 26 सितंबर को ये बताता है कि भाई आप देख लो, मेरा इतिहास जान लो, साहब इतिहास तो आपका चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है, सब जानते हैं। आप इस तरह किसानों को धमका रहे थे, ठीक है, आपके बेटे ने गाड़ी चला दी किसानों के ऊपर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया होता तो उस मुकदमे का भी क्या होता? अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया। ठीक है, तो ये सरकार जो है, बिजली सबसे महंगी आज उत्तर प्रदेश में, डीएपी मिल नहीं रही है, खाद के दाम दुगने हो गए। ये आय दुगनी करने आए थे, लागत दुगनी करके चले गए। नोएडा से लेके गाजीपुर तक बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी है कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। साहब, जब माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, अपने मुखबिर से कह रहे हैं कि हम एमएसपी को स्टैंडिंग कमेटी में दे रहे हैं, तो साहब या तो प्रधानमंत्री जी को तो मैं उम्मीद करता हूँ वो झूठ नहीं बोलते। मैं माननीय प्रधानमंत्री बहुत सम्मान करता हूँ, तो यानी इनकी होर्डिंग झूठी है। जब एमएसपी नहीं मिले तो आय कहां से दुगनी हो गई? तो ये जानने वाली बात है, ये जुमलों की सरकार है। जैसे अमित शाह जी ने कहा 15 लाख चुनावी जुमला था जी। ये गए, ठीक है, इन्हीं और मुद्दों पर बात करेंगे। अभिषेक जी, मैं चाहूंगा जवाब भी इस पर ले लेते हैं। डॉक्टर कौशलकांत जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी हाँ, अब आवाज आ रही है। ठीक है डॉक्टर कौशलकांत जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने काम किया और उस काम को जनता ने देखा और इस बार उसी काम के बलबूते हमें वोट मिलेगा। अगर आपने काम किया है तो आप भी विकास की बात करिए, ये जाति और धर्म को बीच में क्यों ला रहे हैं? भगवान तो सबके हैं, भगवान में भेदभाव कैसा? देखिए, अगर हम सपा की ही बात कर लेते हैं तो ये देखिए कि सपा के राज को क्यों प्रदेश की जनता ने नकारा। इसलिए नकारा क्योंकि उस समय आपराधिक संरक्षण, जातिवाद और धर्म की भावना को उत्साहित करने वाले सारे काम हो रहे थे जी। और यही वजह है कि सपा की सरकार को नकारा प्रदेश की जनता ने। आज हमारी जो लड़ाई चल रही है जेवर के लिए चल रही है, गन्ने के किसान के लिए चल रही है। इनकी लड़ाई चल रही है जिन्ना, बोको हरम और राम को काल्पनिक बताने की चल रही है। आप देखिए, हम बनाना चाहते हैं दीपोत्सव, ये मनाना चाहते हैं सफाई में महोत्सव।
ये करते हैं 24 कोसी परिक्रमा बंद, ये कहते हैं करते हैं कांवड़ यात्रा बंद, हम बनाते हैं रामपथ। हमारी जो जितनी भी योजनाएं हैं वो प्रदेश के हर नागरिक के उत्थान के लिए योजनाएं हैं। और जो इस तरह जो अभी सपा के कार्यकर्ता की प्रवक्ता जी की बात कर रहा हूं, सपा का जो इतिहास है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अभी जो मंत्री जी टेनी जी की बात हो रही है, जो अपराधी है, जो अभी अपराधी साबित नहीं हुआ, उनका लड़का जेल में है। मैं यही एग्जाम्पल देना चाहता हूं गायत्री प्रजापति जी का। गायत्री प्रजापति जी 2002 में बीपीएल कार्ड धारक थे। मैं बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर चाहिए होगा अभिषेक जी से। बीपीएल कार्ड होल्डर थे गायत्री प्रजापति जी, और 2017 में जब उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जेल में डाला गया, उनके अगेंस्ट एफआईआर लिखी गई, तो वो कब थे 15,000 करोड़ के मालिक। ये जो सरकार थी जिसमें एक बीपीएल का आदमी 15,000 करोड़ का अपराधी हो जाता है, उसके ऊपर पॉक्सो का केस लगता है, और आज मैं किसी जिसके साथ अपराध हुआ था, मैं उसकी जाति नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आज यही सारे सुरमा मिलकर के दलितों के उत्थान की बात करते हैं, जवाब करते हैं। जब यही गायत्री प्रजापति के जमाने में हुआ था, ये सब आराम से अपने घरों में बैठे हुए थे। तो उस अपराध वाली राजनीति को हटा करके आज अपराध रहित राजनीति करने के लिए हम अपनी रैली और विज्ञापन करते हैं। आपके सवाल का जवाब अभिषेक जी से मिलूंगा। अभिषेक जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक कमेंट सबका हो जाए, पहला राउंड हो, उसके बाद हम जवाब तलब करेंगे। कुलभूषण त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के का जो कुनबा है, जो गठजोड़ है, उनका हो चुका है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। आपके पास कौन है सर, कौन है आपके साथ, और किस दम पर आप लोग उत्तर प्रदेश में इस बार चल रहे हैं? पराग जी, हम कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों की दम पर चल रही है और अपने विकास के एजेंडे को लेकर हम जनता के सामने आ रहे हैं। दरअसल सभी क्षेत्रीय दलों की सरकारों को और भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार का दावा करती थी, उसका दुष्परिणाम प्रदेश की जनता देख चुकी है। इस समय प्रदेश की जो स्थिति है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, विकास की बात हो, हर मोर्चे पर, कानून व्यवस्था पर यह सरकार पूरी तरह से फेल है। इसलिए इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इनको अब मथुरा और काशी याद आ रहा है। अयोध्या का ये जिक्र करेंगे, ये जाति में, वर्ग में विभाजन की राजनीति करेंगे और नफरत का विकास करेंगे। ऐसे समय में कल प्रियंका जी मुरादाबाद में रैली करने जा रही हैं, और आज से ही जो वहां पे उत्साह दिखाई दे रहा है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर कार्यकर्ता जुड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं के साथ, और प्रतिज्ञा रैली में अपार जनसमूह उमड़ रहा है। ऐसे समय में हम एक विकल्प लेकर आ रहे हैं कि जो ये डबल इंजन और जो ये नारों वाली सरकार है, इसकी जगह हकीकत में हम जनता को क्या देने जा रहे हैं, विकास का क्या ढांचा होना चाहिए, किसानों की किन मांगों पर विचार होना चाहिए। और निश्चित तौर पर संगठन की कमी के कारण हमें थोड़े दिन सत्ता से दूर रहना पड़ा, लेकिन अब उतनी ही ताकत के साथ हम वापसी कर रहे हैं, और हमारा चेहरा हमारी प्रभारी और हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका जी। ठीक है, अनीता मिश्रा जी, अब परिवार एक हो गया है, एजेंडा क्या है आप लोगों का? अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा साथ रहेंगे। जी, ये बात बहुत बार हो चुकी है, बहुत बार हमारे अध्यक्ष भी कह चुके हैं और अखिलेश जी भी कह चुके हैं, और वैसे भी परिवार है, उसको एक न एक दिन तो एक होना ही था। तो ये अब कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं रह गई है, बस आपको एक संकेत तो सारे शुभ ही शुभ मिल रहे हैं, बस आपको एक समाचार मिलना बाकी है कि कंफर्म कि वो एक हो गए। परिवार तो हमेशा ही एक रहता है, बस राजनीतिक रूप से जो थोड़े बहुत थी चीजें वो खत्म हो जाएंगी। और जहां तक रही, अभी हम सुन रहे थे जो हमारे भाजपा के भाई साहब हैं, वो बता रहे थे, वो एक उदाहरण दे रहे थे गायत्री प्रजापति जी का। तो मुझे भी उनसे एक सवाल ये पूछना था कि ये जो अंबानी अडानी जी की, मोदी जी और अमित शाह जी के साथ जो जुगलबंदी है, वो इतनी सफल रही है कि हमारे अडानी जी, इनका जो ये जो है इतना 27% इनका सकल मुनाफा बढ़ा है अभी जब से ये सरकार आई है, और वो जो है विश्व के टॉप 10 उद्योगपतियों और अमीरों में से एक हो गए हैं। तो मैं जरा भाई साहब से ये पूछना चाहती थी कि मैं भी एक उद्यमी हूँ, महिला उद्यमी, और मैं करीब 20 साल से बिजनेस कर रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि भाई अडानी जी के पास कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि वो इतना ज्यादा उनका विकास हो गया। वो जो जादू की छड़ी अगर मुझे भी 2 दिन के लिए मिल जाए तो मैं भी थोड़ा अपना विकास कर लूँ। ठीक है, और जो इनका जो विकास का एजेंडा था, वो शायद अंबानी अडानी तक ही दिख रहा है इनका एजेंडा। जो ठीक है, यानी
यानी जो उद्योगपतियों वाली सरकार, जो उद्योगपतियों वाली सरकार की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो आए थे कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, महंगाई हटा देंगे, आम आदमी का विकास करेंगे, तो वो सब तो हुआ नहीं। हाँ, ये जो अभी बता रहे थे कि ये होर्डिंग्स लगा रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो विकास कर दिया, और हमारा जो इनका घोषणा पत्र था उसमें से जितने भी चीजें थी वो लगभग हमारी सारी हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, उसके लिए हमें तो आप हमें ये बताएं कि अगर आपने इतना विकास भी कर दिया, आपने अपने जो भी वादे किए थे जनता से वो सब पूरे कर दिए, तो फिर आप विकास के बजाय आपको जातिवार सम्मेलन करने की क्या जरूरत आन पड़ी? आपको मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम फिर से करने की क्या जरूरत है भाई? आपने इतना विकास कर दिया, अपने सारे वादे पूरे कर दिए, तो आप वही बातें करिए ना। ठीक है अनीता जी, आपका जवाब मैं लूंगा और आऊंगा भी कौशल कांत जी और अभिषेक जी आपके पास, लेकिन उससे पहले अनिरुद्ध जी इस राउंड को आप कंप्लीट करिए अपने कमेंट के साथ। आप लोग दिल्ली का मॉडल लेकर उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तराखंड में आप लोग जा रहे हैं, यहाँ तो जातिगत राजनीति होती है सर, आप देख रहे हैं सभी प्रवक्ता बिना जाति धर्म के बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों की दाल कैसे गलेगी अब? जी सबसे पहले तो पराग भाई, इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार जी। देखिए पराग भाई, आज जाति धर्म की राजनीति की बात तो भारतीय जनता पार्टी छेड़ेगी, क्योंकि जब टीईटी के पेपर लीक हो जाते हैं, ये कहाँ धर्म बचाने की बात करते हैं, इनसे पेपर के लीक होना नहीं बचता है। 16 से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जो निरस्त करवा चुके हैं। और रहा सवाल हमारे प्रवक्ता साथी भाजपा के बता रहे थे जेवर एयरपोर्ट के बारे में, तो मैं पूछना चाहूंगा जाते जाते ये भी बता दीजिए कि जाने से पहले किसको आप वो दे के जाएंगे जेवर एयरपोर्ट अपना, क्योंकि आपकी तो तय है। उसके बाद साथी प्रवक्ता साथी से भी ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो अभिषेक राय जी से सवाल किया, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कैसे ये पॉसिबल है कि जब कोरोना काल में स्कूल बंद थे तो आपके शिक्षा मंत्री जी ने 9 करोड़ रुपए विद्यालयों में वस्तुओं और मिड डे मील के नाम पर खा लिया, साथ ही साथ अपने भाई को ईडब्ल्यूएस कोटे से नौकरी भी दिला दी। तो देखिए भाई, हम आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो खुलकर कहती है कि हमारा कोई जातिगत और धर्म आधारित वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हमारी जो राजनीति है वो राजनीति नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं पराग भाई, हम बात करते हैं कि कैसे बच्चों के लिए अच्छे शिक्षा के संस्थान बनाए जाए, कैसे हमारे परिवारों के लिए अच्छे अस्पताल बनाए जाए, और सबसे बड़ा कैसे हम जनता के लिए वो मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा सकें जो इतने कई सालों से पार्टियां जो हैं जनता को मुहैया कराने में नाकाम रही है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं भाई, आप देखिए जल्दी से जल्दी ये लोग राम जी के नाम पर ठगना फिर से शुरू कर देंगे, और राम के नाम ठगने की बात आई है तो उनके नाम की जमीन पे घोटाला तो ये कर ही चुके हैं। तो इनको सिर्फ जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, ये राम की आड़ में अपना जो ये गोरख धंधा है बस ये चलाते हैं। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय अपना जवाब दीजिए, उसके बाद मिश्रा जी आपके पास में आऊंगा। सबसे पहली बात ना पराग भाई, मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने बहुत बड़ी बातें करी, तो उनकी बड़ी बातों का सीधा सा जवाब है कि मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने परशुराम जयंती पे छुट्टी दी थी, परशुराम जी को भगवान मानते हैं कि नहीं मानते? पहला सवाल, आपने वो छुट्टी निरस्त कर दी। दूसरा सवाल, इनके सहयोगी दल हैं संजय निषाद, जो प्रभु राम निषाद जो थे वो प्रभु राम के मित्र थे, और इन्होंने संजय निषाद ने किस तरह की टिप्पणी प्रभु राम के जन्म पे करी, तो ये उनको सहयोगी को लेके साथ चलते हैं वोट की राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, और इन्हें प्रभु राम से मतलब नहीं तो इनका कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता उस बात का खंडन करता या उनको अपने सहयोगी दल से हटा देता। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी ये आमदनी की बात कर रहे थे, जय शाह जी ने कौन सा क्रिकेट खेला है, कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है कि उनकी आमदनी 1600 गुना बढ़ गई। जैसे हमें हमारी मित्र अनीता जी ने पूछा कि भैया ये कौन सा अलादीन का चिराग है कि 1600 गुना आमदनी बढ़ जाए किसी आदमी की बिना इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए। तो ये प्लीज जरूर बता दीजिएगा, हम लोग भी जानना चाहते हैं मिश्रा जी, हम भी जानना चाहते हैं, हम भी अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, और देश का हर नागरिक और यहाँ पे बैठे सारे प्रवक्ता जरूर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, ये जरूर जानना चाहूंगा। उसके बाद मैं इनसे बात करूंगा, अपराध की बात करते हैं। आप प्रयागराज में देख लो, 4 दलितों की हत्या हो गई, ये सरकार उसने उसमें क्या किया। आजमगढ़ की घटना देख लो, दलितों पे हत्या हो गई, वहां पे धरेदार हथियार से उनको काट दिया। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, मैं गया था उस पैनल में भी गया था, वहां पे साहब
आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं था। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, शायद ये पढ़ते नहीं, मिश्रा जी शायद पढ़ते नहीं। 9.4% क्राइम रेट हैज इंक्रीज्ड। 4 लाख केसेस रजिस्टर हुए हैं 2020 में महिला उत्पीड़न में पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें 60,000 केस जो है उत्तर प्रदेश में। अभी अजय मिश्रा टेनी जी को बड़े उससे हवाले से ये उनको डिफेंड कर रहे थे। साहब 26 सितंबर का क्या भड़काऊ बयान नहीं था कि उनके बेटे ने उस भड़काऊ बयान के बाद अब किसानों पे गाड़ी नहीं चलाई। गायत्री प्रजापति को लेकर जो सवाल किया था कौशल कांत जी ने, उस पर भी जवाब दीजिए सर और कंप्लीट करिए फटाफट। जी 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 बस 2 मिनट, 30 सेकंड। मैं यही पूछना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वसंज्ञान नहीं लिया होता, फटकार लगाई है, कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, एक एग्जाम ये गिना दें जिसका इन्होंने बिना पेपर लीक कराए वो करा दिया, क्योंकि ये रोजगार नहीं देना चाहते। 20 लाख युवा गए थे एग्जाम देने टीटी का, उसका पेपर लीक करा दिया। ठीक है, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देना जानते हैं ये लोग, जुमले बहुत तरह से देने जाते हैं। अमित शाह जी कहते हैं 15 लाख चुनावी जुमला था। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट, मैं बस पराग जी कंप्लीट कर रहा हूं, कंप्लीट करिए सर। बस कंप्लीट कर रहा हूं। जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं, स्विस कंपनी बना रही है उसको, और 50 लाख से भारतीय कंपनी का टेंडर निरस्त किया जा, 50 करोड़ से, जो जिसकी बिड कम थी 50 करोड़, उसको निरस्त किया जाता है। भैया ये तो काला धन लाने गए थे कि ये स्विस कंपनी को यहाँ ले आए हैं। ठीक है, ये किसके साथ है सबको पता है। किसान वहां आंदोलन पे बैठा हुआ है 12-14 महीने से, जब इन्हें ठीक है, कंप्लीट करिए अब सर, अभिषेक जी कंप्लीट करिए। माफी मांगने आ गए, 3 काले कानून वापस ले लिए। उत्तर दीजिए सर, उत्तर दीजिए, को जवाब देना पड़ेगा। चलिए, आप गायत्री प्रजापति पर नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। कौशल कांत मिश्रा जी, ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी अब आप जवाब दीजिए, जो आपके ऊपर सवाल है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। और मैं सभी से अपील करना चाहूंगा थोड़ा छोटा छोटा बोले सर, संक्षेप में, ताकि सभी लोगों को मौका मिल जाए। अब पराग जी मुझे ये बताइए, 5 आदमी मिलकर सवाल पूछेंगे और आप सोचते हैं कि मैं उतना ही टाइम में जवाब दे दूं, ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। आप मौका 4 गुना टाइम तो मिलना चाहिए। आप सबका जवाब दीजिए, लेकिन मैं सभी से एक कंबाइंड अपील कर रहा हूं। आप सबका जवाब दीजिए, लेकिन सभी से मेरी एक कंबाइंड अपील है जी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, अभिषेक राय जी कर रहे थे, एनसीआरबी के डेटा की बात कर रहे थे, और ये मुझे एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ने की बात कर रहे थे। अभिषेक जी सबसे पहले तो जाकर के आप एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा जाके देखिएगा, उसमें 68% डकैती में कमी आई है, 66% लूट में कमी आई है, 24% हत्या में कमी आई है, 55% अपहरण में कमी आई है, अंत में 33% कमी बलात्कार में आई है। ये मेरे घर का डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है। और एनसीआरबी बीच में मत बोलिए, अभिषेक जी आप रुक जाइए सर, फिर बीच में बोले, अभिषेक जी आप रुक जाइए प्लीज, बीच में बोले, सभी से मेरी अपील है, बिल्कुल नहीं। अभिषेक जी, अभिषेक जी तरीका गलत है, लेकिन बाकी लोग भी हैं सर, झूठ बोलने की बात नहीं है। प्लीज यहाँ पर मैं आऊंगा अगले राउंड में, अपनी बारी पर आप जवाब दीजिए। आप अपनी बारी में बात करेंगे अभिषेक जी, इसके बाद बारी पर बोलिए। 42,000 आरोपी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, 4,000 हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, 140 से ज्यादा लोगों को भगवान के यहाँ पहुंचा दिया गया है, जो लोग अपराध करते रहते थे, जो उनके ऊपर हत्या का मुकदमा था। इसके बाद आपने बात की दलित हत्या की, मैं यही तो पूछ रहा था कि जब गायत्री प्रजापति जी ने जिस महिला का बलात्कार किया था, उसकी जाति आपको नजर नहीं आई थी? मैं जाति नहीं बताना चाहता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली थी। और इसके बाद आते हैं, आप हमें जाति की राजनीति बता रहे हैं। आपके ही अपने अध्यक्ष महोदय के प्रोग्राम में अल्लाह और मल्लाह हो रहा था, आप हमें जाति बताना आ रहे हैं। इसके बाद आते हैं, एक मिनट चुप, फिर अभिषेक जी, फिर अभिषेक जी, बेकार की बात क्या है? कंप्लीट करिए आप, मिश्रा जी आप कंप्लीट करिए सर, मिश्रा जी आप कंप्लीट करिए। आप क्या नहीं कहा था? राय साहब थोड़ा रुक जाइए प्लीज। नीचे मल्लाह, आपके अध्यक्ष महोदय ने कहा था और अल्लाह। पराग जी प्लीज इनका वेटर डाउन कीजिए। पराग जी, राय साहब, पराग जी, अभिषेक राय जी, दिस इज रॉन्ग। अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी, सर आप अपनी बारी का इंतजार करिए ना सर, बाकी कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है आपसे प्लीज, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, उसके बावजूद भी सर आप बीच में बोल रहे हैं, तो बाकी लोग आप समय बर्बाद कर रहे हैं। किस बात को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? आपके कौशल कांत जी आप अपना कंप्लीट करिए सर, नीचे मल्ला, गलत तरीका है, ये तरीका गलत है प्लीज। अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी प्लीज सर, आप बाकी लोगों का समय खराब मत करिए। अभिषेक जी आप बाकी लोगों का समय खराब मत करिए सर, प्लीज प्लीज। पराग जी, कौशल कांत जी कंप्लीट करिए आप।
हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि को पैनलिस्ट को इतनी तमीज होनी चाहिए कि वो बात किस तरह से करें। कंप्लीट करिए सर आप प्लीज। जबान को समय खराब मत करिए सर, आपस में मत उलझिए, ऐसे खराब हो रहा है सर। देखिए बाकी लोगों का भी समय खराब हो रहा है, दर्शकों का भी समय खराब हो रहा है। आप उनका तमीज होनी चाहिए। अभिषेक राय जी, आप अपनी बारी पर बोलिएगा सर। आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपनी बारी का इंतजार करिए ना सर। आपके कौशल कांत जी, आप कंप्लीट करिए। आपके अध्यक्ष ने बोला था ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, किसने बोला था? आप बताइए ना। आप बताइए ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला किसने बोला था? और कौशल कांत जी, पराग जी, इनका बंद करिए ना मीटर। कौशल कांत जी, 1 to 1 बात करने दीजिए। कौशल कांत जी, आप कंप्लीट करिए। अभिषेक जी जिन्ना को लाने वाले कौन है? रुकिए, मैं आपके पास आने वाले बात पर आप जवाब दीजिए। पराग जी, ये क्या तरीका होता है यार? कंप्लीट करिए सर। मिश्रा जी, आप कंप्लीट करिए ना सर, आप क्यों उलझ रहे हैं? आप कंप्लीट करिए। जिन्ना की बात कौन लाया था? माननीय अखिलेश यादव जी लाए थे। इनकी सहयोगी अनीता मिश्रा जी जो बोल रही थी, इन्होंने, मैं अंबानी और अडानी का प्रवक्ता तो हूं नहीं कि मैं उनकी बात कहूं, पर एक कॉमन सिटीजन के मामले में ये बता सकता हूं कि अंबानी, अडानी और आपकी तुलना मैं गायत्री प्रजापति से नहीं कर सकता, ये आप ही कर सकते हैं। एक बीपीएल धारक अपराधी जिसके ऊपर सीबीआई जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको जेल में भेजा गया, उस अपराधी से अपने आप को आप कंपेयर कर सकती है, मैं नहीं कंपेयर कर सकता। ठीक है। इसके बाद आते हैं तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात की, इन्होंने बात की, अनीता जी आऊंगा, थोड़ा रुक जाइए। हाँ, बात की, इन्होंने ये कहा कि हम व्यवस्था चेंज लाना चाहते हैं, कुछ ऐसा ही बोला था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि आप विकास पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप विकास की बात बोलना चाहूंगा, तो विकास पर बात करिए। सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का में इनका नया सगुफा है कि ये 40% महिलाओं को लेके आएंगे। आप बताइए, पंजाब में जब मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ, राजस्थान में है, वहां पे प्रेजेंटेशन महिलाओं कितना है? 10% से कम है। और वो उत्तर प्रदेश में जहां इनकी एक भी सीट नहीं आने वाली है, वहां पे ये कह रहे हैं कि ये 40% का रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं या उनको सीटें देने की बात कर रहे हैं। कि ये केवल सगुफा नहीं है तो क्या है? जहां पे इनकी सरकारें वहां पे दे के साबित करते तब माना जाता। अब आम आदमी पार्टी के साहब बोले थे कि जेवर एवर कोड की बात की थी, भर्ती की बात की थी, इन्होंने भर्ती के घोटाले की बात की थी ना। मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा घोटाला, 54 विभागों में व्यक्तिगत सहायक में धांधली, करीब 16 घोटालों के लिस्ट है मेरे पास, जो सपा सरकार में हुई थी 2012 से लेकर 2017 के बीच में। अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। थोड़ा तो अनिरुद्ध जी जो बोल रहे हैं, अगर ये तो कह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, और इनके अपने अध्यक्ष महोदय राम मंदिर पे जनेऊ पहन करके वहां से पूजा करके वहां से अपने चुनाव की शुरुआत करते हैं। तो ये जो चुनावी हिंदू और मुसलमान है ना, इनसे प्रदेश की जनता को बचना चाहिए। और हमारा बिल्कुल नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ठीक है, उसके साथ ही 300 से ज्यादा सीटों के साथ दोबारा भारतीय जनता पार्टी। और अनीता जी, थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। कुलभूषण त्रिपाठी जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर विकास की बात हो रही है तो बीजेपी ये कह रही है कि साहब हम तो विकास की भी बात कर रहे हैं और आप ही लोग ऐसे मुद्दों को तूल देते हैं जो कि हिंदू मुसलमान करते हैं। निश्चित तौर पे पराग जी, मैंने पूरा वक्तव्य सुना है कौशल जी का। यह शुरू ही इसी बात से करते हैं कि ये विभाजन कैसे पैदा कर सकते हैं। फांसीवादी ताकतें जिस तरह से अपना काम करती हैं, वो उनका एक एजेंडा होता है और ये एजेंडा सेट करते हैं। सर, विकास के इनका कोई एजेंडा होता तो ये आंकड़ा देते। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग क्यों ऐसे मुद्दों को कैच करते हैं? अगर वो हिंदू मुसलमान करें तो करने दीजिए, क्यों जाति धर्म में पसड़े में आप लोगों को पढ़ना? आप जाने दीजिए उनको। आप कांग्रेस पार्टी किससे कोई लेना देना नहीं, हम तो अपनी तो बयान ऐसे नेता क्यों देते हैं सर? आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए, अगर बीजेपी की तरफ से कोई बयान आएगा तो आप लोग भी उसका रिएक्शन देंगे, तो बात और आगे बढ़ेगी। तो विकास पर बात क्यों नहीं हो रही है फिर? नहीं, हमारी प्रतिज्ञाओं में कहीं मंदिर मस्जिद नहीं, हम लोग तो अपनी प्रतिज्ञाओं को लेके काम कर रहे हैं, ये तो इनका काम है। और आपके चैनल पे जो ऊपर खबर चल रही है उसी के हवाले से बोल रहा कि अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की बारी है। ये तो इनका स्लोगन है। सर, चुनाव नजदीक आ रहा है तो धर्म और जाति की पॉलिटिक्स कौन नहीं कर रहा है? चुनाव नजदीक आ रहा है तो प्रियंका गांधी भी मंदिर और घाट जा रही है ना। नहीं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही। मंदिर और कहीं भी जाना सबका अनुच्छेद 25 चुनाव के समय मंदिर और घाट याद आते हैं। अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता पराग जी सबके पास है, कोई भी किसी धर्म के स्थल पे जा सकता है। ठीक है,
चलिए अनीता जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए अभिषेक जी और आपके ऊपर सीधा उन्होंने सवाल किया है कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कम से कम अपनी सरकार के ऊपर देखिए किस तरह से गुंडे और माफियाओं को संरक्षण आप लोग दे रहे थे, और जब अब कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। अनीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। हाँ, मैं कह रही हूँ बातों को घुमाना और बात को पॉलिश करके साफ सुथरा करके सजा बजा के अपने पक्ष में पेश करना सीखने के लिए तो भाजपा के साथ मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आइए ज्वाइन करिए। बात मैंने विकास की कही थी सर, मैंने आपसे ये कहा था कि आप विकास की बात करते हैं। हाँ विकास जरूर हुआ है, 27% उनका विकास हुआ है अडानी जी का, और एशिया में वो टॉप 10 में है। तो आप मुझे ही गायत्री जी से लगे कंपेयर करने। पहली बात क्योंकि मैंने गायत्री जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो हम चुप रह गए थे, आप बार बार कह रहे थे इन्हें चुप कराइए इन्हें चुप कराइए। तो भैया ऐसा है कि मैं आपको एक बात बता दूं, मुझसे ना हो सकेगा सिस्टम का एहतराम दोस्तों। अगर जबान बंद करनी है तो बस ताले खरीद के देने पड़ेंगे आपको मुझे। तो सबकी जबान सबको कितना चुप कराएंगे? ठीक है आज आप पावर में है, सबका मुंह बंद करा दीजिए, ठीक है, लेकिन जनता बैठी है आपको जवाब देने के लिए। आपका समय जो है अब खत्म हो चुका है। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही थी कि आपकी जो बात है तानाशाही, गुंडागर्दी, बेरोजगारी, गड्ढा मुक्त सड़क, अपराध, महंगाई, सबको हम खत्म कर देंगे तो इनमें से, और जीरो टॉलरेंस, तो कहाँ गया भैया जीरो टॉलरेंस? आप मुझसे गिनवा लीजिए, लखीमपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अरे कितनी जगह हैं, कितने कांड हुए। हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं, आप एक मुआवजा कोर्ट खोल लीजिए, और जब ये रोज एक नए कांड होना है, देखिए आज होगा, परसों फिर तीसरा होगा, उसके परसों फिर चौथा होगा, तो आप एक मुआवजा कोर्ट खोल लीजिए, जैसा अपराध वैसा। जी आपका फ्रेम ठीक नहीं आ रहा है। यही आपका जीरो टॉलरेंस है कि जब हो जाएगा तो आप मुआवजा दे देंगे, और मुआवजा देने के बाद होर्डिंग्स लगवा के अपना सीना ठोकेंगे 56 इंच वाला। ठीक है, यही काम है इस सरकार का। चलिए अनुरोध प्रताप सिंह जी, ठीक है, सुन लीजिए, आत्ममुग्ध सरकार है ये। अपनी तारीफ करना, सेल्फ प्रेजिंग, ये इनके खून में है। इनके जो मुखिया हैं दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं, गलत प्रोफेशन में आ गए हैं वो, उनसे अपनी तारीफ करवा लीजिए, अपनी बड़ाई करवा लीजिए। ठीक है, कंप्लीट करिए। 50 बार है ना, 50 बार कपड़े बदल के और टीवी पे और न्यूज पे उनको दिखवा लीजिए, यही काम है इनका। ठीक है, अनुरोध प्रताप सिंह जी, मोर के साथ फोटो खिंचवा लीजिए, योगा करते हुए वीडियो बनवा लीजिए। अरे भैया योगा हम भी करते हैं, हमने तो नहीं कभी वीडियो बनवाया अपना। पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री हैं आप इस देश के और इतना वक्त है आपके पास। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये पूरी तरीके से आत्ममुग्ध सरकार है। वो अपने काम नहीं करने से ज्यादा केवल काम गिनवाने में और अपनी तारीफ में ही व्यस्त रहते हैं। ये ऊपर से नीचे सबका हाल है, सिर्फ कौशल साहब का नहीं हाल है, ये इनके मुखिया से लेकर नीचे। कौशल जी आऊंगा, थोड़ा सा आप रुक जाइए, अनीता जी अपनी बात कंप्लीट कर लें। अनुरोध जी, इतने सारे आडंबर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कैसे इनका भार आप लोग उठा पाएंगे सर? अनुरोध जी आपको आवाज मिल रही है? जी बोलिए सर। और आपका फ्रेम सर, हाँ अभी ठीक है, लेकिन छेड़िए मत, बार बार टेढ़ा हो जा रहा है। जी मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए। जी देखिए भाई, बीजेपी प्रवक्ता जी ने मेरी बात का कतई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था किस तरीके से इनके शिक्षा मंत्री अपने ईडब्ल्यूएस खाते से भाई को नौकरी दिला देते हैं, साथ ही साथ कस्तूरबा विद्यालयों से कोरोना काल में 9 करोड़ का घोटाला कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं पूछना चाहूंगा कि अगर दूरबीन से अमित शाह जी की दूरबीन से जो धूल इन्होंने हटा दी हो तो इनको दिखना शुरू हो जाए कि उत्तर प्रदेश में 1318 से ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो चुकी हैं। अगर इनको वो भी नजर नहीं आ रहा है तो मुझे शायद लगता है इनको ये नजर आ जाएगा कि आज इन्होंने 100 रुपए के दाम घरेलू सिलेंडरों पे बढ़ाए हुए हैं। अगर इनको वो भी नजर नहीं आ रहा है तो मैं क्षमा। चलिए हम लौटेंगे अनुरोध जी के पास। ठीक है, हम अनुरोध जी के पास लौटेंगे। अभिषेक जी, इतना एग्रेसिव क्यों नजर आ रहे हैं सर आप? कोई एग्रेसिवनेस नहीं है। मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ पराग जी। मैं देखिए किसी भी मैं माननीय योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री को पूरा सम्मान देता हूँ। जो भी हमारे पार्टी का प्रवक्ता हो या जो भी नेता हो, विपक्षी दल को या जो भी दल है उसको पूरा सम्मान देता है।
और कौशल कांत जी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो सबने देखा है। तो ये इनके चाल और चरित्र को दिखाता है, ये भाजपा की आदत है, इनके प्रवक्ताओं की आदत। भाषा की मर्यादा तो हर पार्टी में तार-तार होती है सर, ये तो सब देखिए मैंने बोला ना, मैं पर्सनली अपनी बात कह रहा हूँ, आपने मुझसे बोला ना क्यों मैं एग्रेसिव दिखा रहा था, आप जानते हो मैं कभी एग्रेसिव नहीं होता। अब मेरा सवाल सर ये है, मेरा सवाल ये है कि जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं आप लोग मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैंने अभी इनसे सीधा सवाल पूछा, ये उसको टाल गए क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था। कहते हैं ना चोर मचाए शोर, वो वाले हाल था। तो ये जबरदस्ती उसको चीज को चिल्ला के ढांपना चाह रहे थे। मैं इनसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि संजय निषाद ने जो बात प्रभु राम के लिए कही, ये इनके सहयोगी दल है, उस पर ये इनके नेता क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं? क्यों संजय निषाद से अलग नहीं कर देते? क्यों उसको उनके साथ चुनाव लड़ना है? अभी ये माफियाओं की बात कर रहे थे, इन्होंने माफियाओं को एमएलसी बना रखा है। टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दीजिए, टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दिए। हम एक बार नहीं, हमारी पार्टी ने विधानसभा के पटल में भी ये मांग रखी है और विधान परिषद में भी रखी, कई बार हमने ये मांग रखी कि आप टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दिए, ये नहीं जारी करते। अभी ये बहुत कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, सारी चीजें बहुत बड़े टपोर शंख की तरह डींगे इन लोग के हाँकते रहती है। तो उसमें मैं बात करना चाहता हूं कि अभी गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे, रोज ये घटना होती है और माननीय न्यायालय ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। ये किस तरह की बातें करते? आप 22 में चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो कहते थे कि हमारी सरकार में अराजकता थी तो इसलिए जनता ने आपको चुना, हमसे बेहतर परफॉर्मेंस करना था ना आपको, तो जनता तो समझ गई कि आपने क्या परफॉर्मेंस दिया। ठीक है। और देखिए हमारी बहन की लखीमपुर में साड़ी उतारी गई, हाथरस की बेटी को रात को इन्होंने जला दिया, कुलदीप सिंह सेंगर का जन्मदिन मनाने के लिए साक्षी महाराज जाते हैं। ठीक है, तो इनके चाल और चरित्र में हमेशा अंतर है। हाँ, जवाब कौशल जी से अब ले लेते हैं। कौशल जी, अब सवाल ये है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो ये धर्म वाली राजनीति हम सभी उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं और इसके बिना तो लगता है कि चुनाव होने ही नहीं है। इस बार भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी है, भगवान श्री राम, सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन सवाल यह है कि भगवान के नाम पर क्यों बांटने की कोशिश, क्यों भगवान अलग अलग है? क्योंकि सीधा सवाल अखिलेश यादव का यही था कि अलग अलग लोगों के अलग अलग भगवान तो होंगे नहीं, प्रभु श्री राम सबके हैं और सबके आराध्य हैं, तो फिर उसमें बताने की आवश्यकता क्या है? पराग जी, कौशल जी, संक्षेप में चाहूंगा सर क्योंकि अब समय कम है। बिल्कुल संक्षेप में देता हूं। अगर इस पूरे इलेक्शन की परिपाटी को देखा जाए तो सबसे पहले हम विकास का काम ही कर रहे थे और विकास की बात ही कर रहे थे। उस समय के आप डिस्कशन डिबेट याद रखिए तो ये कहते थे कि ये तो आकर के केवल अपने विकास के काम गिनाने लगते हैं, और उसके बाद शुरुआत हुई माननीय अखिलेश यादव जी की, जिन्होंने सबसे पहले जिन्ना के जिन्न को लाया। उसके बाद जो बची खसी कसर रह गई थी वो कांग्रेस की तरफ से की गई, जिसमें तालिबान, मणिशंकर अय्यर, सुशील शिंदे, हिंदुत्व को ISIS, बोको हरम से कंपेयर किया गया। अब ये बताइए कौन लाया? इसके बाद जिस नारे पे अभिषेक राय जी को लगा कि मुझे नहीं लगता पराग जी, सारे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे मुंह से एक भी अभद्र शब्द नहीं निकला है। मैंने क्लियर बोला था कि उन्हीं के स्टेज से नारा लगा था, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला। तो जाति कौन लाया, धर्म कौन लाया? ये तो तीनों विपक्षी पार्टियां। और बात रही, अब बात आती है कि क्या चेंज करेंगे। ठीक है, कंप्लीट आप देखिए, बहुत लास्ट है मेरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा प्रदेश और पूरा देश एक परिवार है और वो पूरे देश के लिए काम करती है। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में पार्टियां हैं, अखिलेश जी एक परिवार जुड़ रहा है, कांग्रेस एक परिवार के पीछे 70 साल से चल रही है, मायावती जी एक ही परिवार, राजभर जी एक ही परिवार। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि हम परिवार वाले लोग हैं और परिवार की मुसीबत को समझते हैं, जो अकेले हैं वो क्या समझेंगे? अखिलेश यादव ने कहा, कौशल जी संक्षेप में एक उत्तर चाहूंगा क्योंकि परिवार का जिक्र आपने किया, परिवारवाद का जिक्र आपने किया है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो परिवार वाले लोग हैं इसलिए परिवार की मुसीबत को समझ रहे हैं। संक्षेप में 10 सेकंड। बिल्कुल, हम भी परिवार वाले। बात यह कि आपका परिवार क्या है? हमारे लिए हमारा परिवार देश है। हम सारी राजनीति करते हैं देश के लिए, ये राजनीति करते हैं परिवार के लिए। ठीक है अनुज जी, ठीक है अनुज जी की बात अधूरी रह गई थी। अनुज जी प्लीज, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा 20 सेकंड में उसको कंप्लीट करिए और बाकी लोग भी अभी। क्षमा प्रार्थी हूँ 2 बार के डिस्टर्बेंस के लिए। मैं बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर कौशल साहब बता रहे थे कि कांग्रेस ने ये बात रखी, सपा ने ये बात रखी और फिर तो हम मौका ढूंढ ही रहे थे और हम अपने धर्म की राजनीति पर उतर आए। अब चेक जाऊंगा।
धर्म की राजनीति पर बिल्कुल उतर के आए, क्योंकि आपके पास कोई कार्य ही नहीं था जो आपने उत्तर प्रदेश के विकास के रूप में किया हो। मैं 1358 कस्टोडियल डेथ की बात करता हूँ, कोई जवाब नहीं आता। मैं पूछता हूँ, यानी विकास है ना, एजेंडा आपका विकास है, एजेंडा आपका विकास है। ठीक है अभिषेक जी, मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से 20 सेकंड में आप अपना जवाब दें। पराग जी, मैं बहुत सीधी सी बात पूछना चाहता हूं। मैं बार बार ये तीसरी या चौथी बार ये सवाल पूछ रहा हूं, संजय निषाद के बयान पे क्यों कौशल कांत मिश्रा जी जवाब नहीं दे रहे हैं? पहली और बात। आप गायत्री प्रजापति पर नहीं दे रहे हैं। परिवारवाद की बात कर रहा हूं, जहां तक परिवारवाद की ये बात कर रहे हैं, इनके लिए परिवार अडानी और अंबानी है, जिनको इन्होंने 6 एयरपोर्ट 50 साल। चलिए ठीक है, ये बातें हो चुकी है सर, ये बातें हो चुकी है। अब समय मैं पराग जी वही चीज कह रहा हूँ, कंप्लीट कर। सीधा सवाल है, सीधा सवाल का सीधा जवाब। निषाद जी के पार्टी पे इनका क्या स्टैंड है? जो उन्होंने कहा, निषाद जी ने जो स्टेटमेंट दिया संजय निषाद जी ने, उसमें इनका क्या स्टैंड है? ये रामराज की बात करते हैं। चलिए कुलभूषण जी 10 सेकंड में इस बार एजेंडा आपका क्या है? क्या महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहेगी और विकास को लेकर, क्योंकि आपकी सरकार तो रही नहीं काफी लंबे समय से, तो किस विकास का हवाला आप लोग देंगे? 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी, युवाओं को रोजगार और गरीबों वंचितों को, किसानों को उनके अधिकार दिलाने का प्रयास होगा और इस चुनाव जीवी और इस विज्ञापन जीवी सरकार को हटाना होगा। धन्यवाद मोदी जी के स्लोगन को हटाना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि विकास की बात होनी भी चाहिए, क्योंकि जनता को तो विकास एटलीस्ट, और क्या है, ऐसे मुद्दे उठें ताकि राजनीतिक पार्टी के नेताओं को जनता विकास के मुद्दे पर वोट भी दे और सही प्रतिनिधि चुनकर इलाके का विकास भी करे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।